हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वननेस लर्निंग क्लासेस में स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। 27 फरवरी का जो 100% ये वायरल पेपर मेरे प्यारे बच्चों जो आपका आने एग्जाम में आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ये मैथ का है। तो इसमें 70 में 70 मार्क की पूरा आपका 100% आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। यदि इसकी तैयारी आप जम के कर लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। कोड नंबर 822 BZ मेरे प्यारे बच्चों, ये 100% श्योर इसमें से आने वाले ऐसे प्रश्न जो है कि आपको 100% आएगा ही आएगा। तो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर को शेयर करना नहीं भूलिएगा। 70 मार्क का पूरा 70 मार्क का आपका पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें 70 से 70 आएगा ही आएगा। अपने दोस्तों मित्रों के पास भेजिएगा जिसकी वजह से उनको भी इसका सहायता मिल पाए, हेल्प मिल पाए और आपका शुक्रगुजार हो रहेंगे। तो इस पेपर की जो तैयारी एकदम जबरदस्त करिएगा, क्योंकि आपके साथ जो है मैं बना रहता हूँ। ये 2026 गणित का पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। इस पेपर का जो है लगभग कहते हैं कि ये सेम जो है किस प्रकार के क्वेश्चन जो है इस टाइप से जो है बन के आते हैं, ठीक है, और आएंगे। इसकी तैयारी पूरी तरह से आप कर लीजिएगा। ये अनुक्रमांक और नाम यहाँ पर आपको ये पेपर जैसे मिलता है तो अनुक्रमांक और नाम आपको यहाँ पर लिखना रहता है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर के हर एक सवाल को जो है कि आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। और कह रहे हैं कि यहाँ पर लगभग जो है कि आप तैयारी कर लेते हैं तो 70 में से 65 मार्क आने में कोई नहीं रोक सकता मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप अपना अनुक्रमांक और यहाँ पर नाम अपना लिखना जरूरी है, आप दोनों लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये पेपर जो कि आपका बहुत बहुत वायरल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का पेपर मेरे प्यारे बच्चे होता है, जहाँ पे 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। और 3 घंटे 15 मिनट में 3 घंटे के बाद जो 3 घंटा जो पेपर आपका टाइम बचता है 3 घंटे का, तो वो 3 घंटे मेरे प्यारे बच्चों वो आपको जो है कि पूरे डिस्क्रिप्टिव जितने प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 15 मिनट आप जो है कि प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको दे दिया जाता है। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं यहाँ पर करना। इसमें जो है कि अ ब दो खंड करके इसमें जो है कि प्रश्न पत्र में अ और ब दो खंड इस प्रकार से करके दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि इसमें जो है कि 20 जो है कि खंड अ में जो है कि एक एक मार्क का पेपर आता है। खंड अ में एक एक मार्क का पेपर आता है, जो एक एक मार्क का प्रश्न उत्तर आता है। जो OMR में उत्तर पत्रिका पर जो काले और जो है कि नीले बॉल पॉइंट है वो काला करके चिन्हित करना होता है। और याद रखिएगा GL पेन का इसमें प्रयोग GL पेन का नहीं करना है। उत्तर पर किए जाने वाले अंक के पश्चात उसे काटना नहीं है। इरेजर का प्रयोग नहीं, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा। OMR सिर्फ खंड बॉम्ब में मेरे प्यारे बच्चे 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे, तो उसको भी जो है क्या वो करना है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है कि इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं, ठीक है ना। उस खंड में 5 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्टता लिख दिया जाता है कि कितने खंड करने हैं, कितने खंड नहीं करने हैं। ये सब चीजें आपको लिख दिया जाता है, क्लियर हो जाता है। प्रत्येक प्रश्न अंक, उसके सम्मुख अंक निश्चित किए जाते हैं कि कितने अंक का प्रश्न है, ठीक है। उसके सामने अंक लिखा रहता है। ये प्रश्न आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न आता है उस पर समय नष्ट न कीजिए। जो प्रश्न नहीं आता है ना, उस पर समय आपको नष्ट नहीं करना है। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और उसे काट दीजिएगा। करने के बाद इस पृष्ठ पर कोई हल जो है कि ना करिएगा, कोई करना नहीं है। उस पर हल करके उसको आपको ऐसा नहीं कि उस पर सवाल हल करके उस पर दे दें जिस पे आप फेयर कर रहे हो, ठीक है ना। तो जहां पे आप फेयर कर रहे हो याद रखिए, जहां पर आप उसमें रफ वाला काम कर रहे हो तो रफ वाला काम क्या करना है, जब सोल्यूशन उस पर गुणा भाग जोड़ घटाना कर दो काट देना। रचना के प्रश्नों को हल करना, रचना रेखाएं न मिटाएं। यदि पूछा गया तो रचना के पद को संक्षिप्त में आवश्यक लिखिए, यदि पूछा जाए तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि जो आप रफ वाला काम है ना, जब लेफ्ट साइड में आपको सॉल्यूशन कर दीजिए और राइट साइड में आप रफ का काम कर दीजिए, वहां पर रफ ऊपर लिख दीजिए, उसके बाद में काट दीजिएगा। ये सबसे आसान मेथड होगा, ठीक है ना, ये आसान तरीका है उसमें। और जो है कि इधर उधर पलटी यदि सोचें कि अब मैं लास्ट में बना दूं, लास्ट में रफ का, तो उसमें ज्यादा आपका समय वेस्ट होगा, ठीक है। जिन प्रश्नों के हल में चित्र रेखा खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य लिखिए। और फिर बिना चित्र में ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। जिसमें चित्र की बात कर रहा है प्यारे, तो उसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, उसमें स्वच्छ और शुद्ध रूप से बनाना है। और याद रखिएगा कि जो पेपर हम यहाँ पर जो पेपर है रफ वाला कार्य जो लास्ट में नहीं करिएगा, उसके बाद वाले पेज पे कर लीजिए, क्योंकि वो आपको ज्यादा पलटी करने में समझ है। यहाँ पे देखिए प्रश्न है 2 संख्याओं A और B का HCF 5 है, जिनका LCM 200 है, ठीक है ना। जिसका LCM जो है कि 200 है, तब A और B का गुणनफल क्या होगा, तब A और B का गुणनफल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो सिंपल इसमें है कि आप क्या करेंगे, पेज पे हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल आपको, जैसे कि यहाँ पर दे दिया है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, A और B का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पे LCM आपका दिया हुआ है, LCM आपका कितना दिया है, A गुणे B हो जाता है LCM। LCM यदि आपको निकालना रहेगा तो A गुणे B बाई HCF करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, A गुणे B बाई HCF निकालना रहेगा। तो A गुणे B बाई LCM करना रहेगा। तो यहाँ पर A गुणे B
आपको निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, एलसीएम गुणे क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे, फॉर्मूला है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से करके क्या करते हैं आपको, लेकिन एलसीएम निकालना है। एलसीएम 200 दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर एलसीएम 200 दिया हुआ है, तो इसके बाद एचसीएफ भी आपका 5 दिया हुआ है। एचसीएफ 5 दिया तो कितना हो जाएगा इसका, बस क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, गुणा करके यहाँ पर आंसर रख देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, 20-2500 1000 हो जाता है, ठीक है ना। और जीरो रख देते हैं 20-2500, तो यहाँ पर क्या होता है, ए गुणे बी का जो वैल्यू है, यहाँ पर गुणनफल कितना हो गया, 1000 आ गया। तो इसमें आने वाले प्रश्न में जो है कि 1000 पे आप क्या कर देंगे, ट्रिक कर देंगे, आपका आंसर हो जाता है। इस तरह से यदि मान लीजिए प्रश्न अलग भी करके दे देता है तो घबराना नहीं, सोल्यूशन तो करना है। इसी तरह से सोल्यूशन आप जो किसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे आप कर सकते हैं यहाँ पर। और संख्या देखिए यहाँ पर क्या दे रहे, 4 करने में 3 है, संख्या 4 करने में 3 है, ठीक है ना। तब संख्या 4 करने में 3 है क्या, ठीक है ना, ये 1 मार्क का प्रश्न है, संख्या 4 करने में 3 है क्या, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 मार्क का प्रश्न है, इसको हम करेंगे। अब देखते हैं इसका यहाँ पर जो 4 करने में 3 क्या है, परिमेय है या परिमेय है, पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं है, धनात्मक है या भाज्य संख्या क्या है, तो इसमें सब चीजें बताना रहेगा ना, ठीक। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों ये पूर्णांक जो है कि 4 करने में 3 हमारा हो जाता है ना, 4 करने में 3, तो ये 4 करने में 3 हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है कि करने में 3 वाला ऑप्शन जो होता है ना, किस तरह से हमारी जो संख्याएं होती है वो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्याओं में आता है, याद रखिएगा। 4 करने में 3 जो है कि जहाँ पे करने की जो ऑप्शन आते हैं, जो करनी जहाँ पे आ जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। यदि 20-25 का एलसीएम 100 है तो एचसीएफ का मान बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ का मान निकालने के लिए सिंपल जो है कि एचसीएफ का फॉर्मूला आप रख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एचसीएफ वाला। यहाँ पर सोल्यूशन करने के लिए हमने क्या किया, एक पेज पर जो है कि यहाँ पर साइड में मैंने क्वेश्चन लिखकर जो है कि इसको सॉल्व करता हूँ। एचसीएफ इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए मल्टीप्लाई बी, मतलब होता है पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल बटे एलसीएम। यहाँ पर ये फॉर्मूला रख के आप इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 20 और 25 का एलसीएम जो 100 दिया हुआ है, तो एलसीएम नीचे लिख देंगे, यहाँ पे एचसीएफ बराबर लिखेंगे 20 गुणे 25 यहाँ पे लिख देंगे, और बटे में क्या कर देंगे, 100 लिख देते हैं, क्योंकि 100 तो हमारा दोनों का क्या है, यहाँ पर जो है कि हमने निकाला एलसीएम है, 100 रखेंगे, इनसे कटा देते हैं हम, यहाँ पर जो है कि कटा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 25 दूनी 50 हो जाता है, 500 हो जाएगा, बट 100 हो जाएगा, तो इसमें भाग दे दीजिए, भाग दे देंगे तो क्या हो जाता है, 5 हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने देखा ये है कि जब हमने भाग दिया तो भाग देने के समय जो है कि हमारे जो है कि ये 5 इसका ये आ गया है, एचसीएफ आ गया। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन में जो है कि आपका 5 यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको जो है ट्रिक कर देंगे, आपका 1 मार्क का आंसर यहाँ पर तैयार हो जाता है, ओके। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 1/x² + 6 बराबर 1/10 है तो x का मान ज्ञात करना होगा। 1/x² + 6 है तो इसका 1/10 से क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो चौथा सवाल को भी सॉल्यूशन हम एक यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस प्रकार से करना है, सिंपल आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1/x² + 6 बराबर यहाँ पर लिखेंगे 1/10 लिखेंगे, और 1/10 लिखकर क्या करना है, यहाँ पर जो उसका मान को निकालना होता है। तो x का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, त्रिय गुणा कर देंगे, त्रिय गुणा करके सॉल्यूशन कर देंगे, त्रिय गुणा करके इसका सॉल्यूशन करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, x² + 6, x² + 6 बराबर 10 हो जाएगा। तो 10 को इधर ले सकते हैं, त्रिय गुणा करते हैं तो ये देख लीजिए, यहाँ पर हम त्रिय गुणा करेंगे तो ये x² + 6 हो जाएगा, इसके बाद जो कि 10 से कम 10 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर के बाद। तो बराबर से पहले ले लीजिए, तो 6 को बराबर के बाद लेके जाइए, 6 को हम लेके बराबर के बाद लेके जाते हैं। तो 6 को बराबर के बाद लेके जाते हैं तो +6, तो उधर जाके क्या हो जाता है, -6 हो जाता है। x² बराबर क्या हो जाता है, 10 में से 6 घट जाता है, तो x² बराबर यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल किसका है, तो ध्यान देना कि वर्गमूल जो है कि हमारा ये 4 जो है कि 2 का है, ठीक है ना। ये वर्ग से वर्ग कट जाता है 2 के स्क्वायर से, और यहाँ पर जो है कि ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि आपका 2 हो जाएगा, ±2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 का जो है पूर्ण वर्ग 4 है, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इस तरह से जो आपके सवाल जो दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हल करने के लिए एकदम सिंपल तरीके जो है कि नियम को यहाँ पर देखना है। यहाँ पर जो है कि ऑप्शन यहाँ पर +b ± 2 वाला आंसर है, तो इसको हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। पांचवा, यदि समीकरण 2x² - 8x + c 0 के मूल के बराबर है तो c का मान होगा, ठीक है ना। 0 मूल के बराबर है तो c का मान हो। तो आइए सॉल्यूशन को इसको देखते हैं कैसे करना है, सवाल को हल कैसे करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में मेरे बच्चों यहाँ पर दिया 2x², यहाँ पर क्या दिया 2x², ठीक है। यहाँ पर 2x² और यहाँ पर दिया है 8x प्लस यहाँ पर दिया c। अब यहाँ पर क्या करना है, इसके वैल्यू को निकालना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों करना क्या होगा, यहाँ पर a की वैल्यू को ax² + b x - c यानी +c, फार्मूला है हमारा। उस फार्मूले पर देखिए a का मान यहाँ पर 2 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे a का मान 2 हो जाएगा, b का मान -8 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, b का मान यहाँ पर -8 हो जाएगा। इसके बाद c का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, c का मान तो c ही होगा, ठीक है ना, c रख देंगे। अब इसके बाद जो है कि हमारा फार्मूला, फार्मूले को जो मैच करेंगे यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, d = b² - 4ac होता है, कैपिटल D = b² - 4ac। यहाँ पर जो है कि श्रेष्ठाचार्य वाले जो कि नियम वाले में है, तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो उसमें आप b² का मान रखेंगे, b² का मान -8 है तो -8 का स्क्वायर यहाँ पर रख देंगे, -8 8 का स्क्वायर कर देंगे, ओके। 4 × a और a का मान 2 है,
यहाँ पर a का मान 2 है तो 2 यहाँ पर रख देंगे, इसके बाद c का मान c है तो c रख दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a 8 28 64 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर जो 2 बार जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस का 2 बार वर्गमूल रहेगा तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आगे दिया हुआ कि माइनस 4 दूनी 8c हो जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8c हो जाएगा, 8c हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 0 से कंपेयर करेंगे तो माइनस 8c यहाँ पर रहने देंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में रहने दीजिए, या तो माइनस 8c को लेकर पक्षांतर कर दीजिए तो 64 यहाँ पर हो जाएगा, 8c को हम लेकर चले जाते हैं हाँ लेफ्ट से राइट साइड में, तो राइट में लेके जाए तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो c का मान निकालना है, c का मान निकालना रहेगा तो मेरे यहाँ पर क्या करेंगे, 64 में जो है कि यहाँ पर 8 से भाग देंगे, यहाँ पर 64 में 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 64 में 8 से भागेंगे तो 8 बार हो जाएगा, मतलब यहाँ पर c का मान 8 हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से देखिए ऑप्शन में जहाँ पे ये जो c रहेगा, जो c का मान जो आया है वो 8 आया तो यहाँ पर रहेगा, उसको ट्रिक करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपको करते चले जाना है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों बहुपद दिया है कि x² - 3x प्लस 5 1 का शून्यक 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें शून्यक वाला सवाल है, ठीक है ना, ये शून्यक वाली सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान, बहुत जबरदस्त है मेरे प्यारे बच्चों। ये पेपर को शेयर करना नहीं भूलिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा जिससे उनकी सहायता हो पाए। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हम देख लेते हैं सवाल कैसे करना होता है। यहाँ पर देखिए बहुपद का मान निकालने के लिए बहुपद वाले सारे नियमों को फॉलो करना जरूरी है, याद करना जरूरी है, समझ रहे हैं ना। यदि आपको याद रहेगा तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे x² मान हम लोग का क्या क्वेश्चन को लिख लिया है, यहाँ पर शून्य का मान 2 दे दिया है, यहाँ पर शून्य का मान क्या दे दिया, 2 दे दिया है यहाँ पर था, ठीक है ना। दूसरा हमको ज्ञात करना है, तो आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है, 2 जहाँ पे a है तो यहाँ पर देख लिया जाए, ये हमारा वैल्यू इसमें रखना होगा, x² की जगह पे इसको रख देंगे 2 को, ठीक है ना। तो a का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर के जगह 2 रख दिया, यहाँ पे x के जगह 2 रख दिया, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 दूनी के 4 हो जाता है, माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 3 दूनी 6 हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 6 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, ओके। क्योंकि माइनस का मान अधिक है तो माइनस का चिन्ह लगाया जाएगा, ये याद रखिएगा, नियम है, जिसका वैल्यू जिसका मान ज्यादा होता है उसी का चिन्ह लेते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 हो जाएगा तो क्या करेंगे, 0 रख देंगे, इसमें 0 से तुलना करना होता है, तो 5 को यदि पक्षांतर करते हैं तो उसको लेके जाइए, या तो -2 को लेके जाइए, तो 5 रख दीजिए। -2 को पक्षांतर करते हैं क्योंकि माइनस को प्लस करना उधर पे ले जाकर ना, तो आसान हो जाएगा। a का मान निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, यहाँ पर 2 बटे क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको सॉल्यूशन करके दे दिया, ठीक है ना। इस तरह से आपका जो है कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन में ABCD दिया तो यहाँ पर C बराबर 2/5 है। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। सातवां जो दिया है यहाँ पर क्या, बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक होंगे, ठीक है ना। इसको शून्य ज्ञात करना है, तो ये दूसरे लेसन से हमारा संबंधित है, दूसरे लेसन से सवाल है ये हमारा पोलिनोमियल से, ठीक है ना। तो यहाँ आइए इसको देख लेते हैं, बहुपद का x² - 5x + 6 के शून्य ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है क्या करेंगे, 5x है ना, देख रहे हैं, तो यहाँ 5x, अब तो क्या करेंगे, यहाँ पर ना 5, यहाँ पर 6, पहला लास्ट वाला अंक हमारा 6, 2 3 6 हो जाएगा। ऐसा इसका गुणांक लेते हैं, ऐसा जो ये लेते हैं, पहाड़ा लेते हैं, जिसको जोड़ने घटाने पर -5 के बराबर हो जाएगा और गुणा करने पर 6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये नियम होता है। तो यहाँ पर x² माइनस क्या करेंगे, 2 और 3 लेते हैं, 2 और 3 को दोनों को माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों धनात्मक संख्या, दोनों ऋणात्मक संख्या जुड़ जाती है, तो इनके साथ x हम लगा देंगे, यहाँ पर 6 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x² कर देंगे, और यहाँ पर जो है कि ये x का 2 में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, -3 का x में गुणा करेंगे -3x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ा लेते हैं, पहला और दूसरे का जोड़ा लेंगे, तो इसमें से कॉमन हम लेंगे, कॉमन हमारे दोनों में x है, x अवेलेबल है मैंने पहला बच्चों, तो x कॉमन है तो x बच जाएगा, यहाँ पर 2 से x हट गया, 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, 3 लेंगे, तो यहाँ पर x बच जाएगा, और 3 के पारे में 6 कितने बार 2 में आता है, बाहर माइनस रहेगा तो अंदर माइनस करना है। x - 2 दोनों में से कॉमन हो गया, x - 2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो x - 2 कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में x - 3 बचता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे x - 2 को 0 से तुलना करके और हल करेंगे तो 2 को पक्षांतर कर देते हैं, इधर माइनस हो जाए तो राइट साइड में जाकर प्लस हो जाता है। इसी प्रकार सेम कैलकुलेशन हमारा x - 3 से करेंगे, तो x - 3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x - 3 बराबर, यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो x - 3 बराबर 0 से तुलना करेंगे, -3 को पक्षांतर करें तो प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 हमारे आंसर आ जाते हैं। देखिए 2 आंसर क्या आते हैं, एक माइनस, ये 2 आपका 2 प्लस में आता है, तो 3 प्लस में आता है, तो 2 3 यहाँ पर आंसर हो जाता है। 8वां बिंदु 5 -5 6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, ये माइनस और प्लस है ना, माइनस प्लस है तो चतुर्थांश 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे चतुर्थांश 4 प्रकार के, तो इसमें पहले वाले में प्लस प्लस आता है, दोनों धनात्मक होते हैं, पहले वाले में प्लस प्लस आता है, ठीक है। इसके बाद दूसरे में जाते हो तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों माइनस प्लस आता है, और तीसरे वाले में तो माइनस माइनस रहता ही रहता है, चौथे वाले में प्लस माइनस होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से चतुर्थांश के नियम है, उसको याद रखना जरूरी है। तो -5 और 6, तो माइनस और प्लस है ना, -5 और +6 है ना, तो यहाँ पर किसमें आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, द्वितीय चतुर्थांश यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चे सॉल्यूशन आपका आगे तक हो गया। अगला जो है कि क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि यदि वृत्त की त्रिज्या a और इसका एक चाप केंद्र पर कोण जो है थीटा, चाप केंद्र पर थीटा कोण आंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। चाप की लंबाई वाला फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों,
चाप के लंबाई वाले फार्मूलों को इसमें यूज करना है। उसको याद रखना है कि चाप का लंबाई वाला फार्मूला कौन सा, उसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद नहीं तो फिर समझिए आबाद नहीं। याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद रखना, ठीक है ना। हिम्मते मर्दे तो बंद, कहते हैं ना कि हिम्मते, आप हिम्मत करते हैं तो फिर खुदा मदद आपकी करता है। यहाँ पर थीटा बटे 360 अंश हो जाता है, लंबाई यदि निकालना है तो थीटा बटे 360 अंश हो जाता है, ठीक है ना। थीटा बटे 360 और उसमें पाई का जो है कि वैल्यू, इसमें पाई ए हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर करेंगे पाई ए, ये मल्टीप्लाई क्या होता है थीटा बाई 360, ठीक है ना। ये फार्मूला आपका ये हो जाता है। तो ये फार्मूला आपका, ठीक है ना, ये आपका जो है कि लंबाई का फार्मूला होता है पाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, ये देखते हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दोनों समरूप त्रिभुज है। इस प्रकार है कि ए बराबर 45 अंश, ई बराबर यहाँ पर जो है कि 56 अंश है। तब सी का मान क्या होगा, यहाँ पर सी का मान निकालना, तो सी का मान कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये याद रखिएगा। इसको अब सोल्व करेंगे, आइए तो देखते हैं कैसे करना है, ठीक है ना। यहाँ पर कैसे करना है इसको देख लेते हैं। पहले एबीसी त्रिभुज एबीसी दिया, त्रिभुज डीईएफ जो समरूप त्रिभुज दे दिया है। समरूप का मतलब उसमें समरूप होते हैं, समरूप का मतलब एक जैसा होता है। तो कोण ए बराबर कितना है 45 अंश है, ठीक है ना। कोण ए बराबर 45 अंश है, और कोण ई बराबर हमारे यहाँ कितना दिया है कोण डी। तो कोण ए बराबर 45 अंश, तो कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा ना, क्योंकि वो भी बराबर हो जाएंगे। अब कोण बी बराबर 56 अंश है, तो बी बराबर किसके होता है, ई के बराबर होता है कि नहीं होगा। तो बी बराबर जितना होगा वो ई के बराबर होता है। बी का भी मान 56 है, तो ई का भी मान 56 हो जाएगा। अब बच गया सी। सी का मान यहाँ पर नहीं दिया, सी का मान किसके बराबर है वो निकालना होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, प्लस करके हम चेक कर सकते हैं उसको, 180 में से माइनस कर दिएगा। तो कोण ए प्लस कोण बी जो है ना, कोण ए प्लस कोण बी और कोण सी को जब जोड़ देते हैं तो इसमें प्राप्त होगी संख्या हमारी 180 के बराबर हो जाती है। त्रिभुज के 3 अंत कोण का मान कितना होता है 180 अंश के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए का वैल्यू रख देंगे 45 अंश रख देते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर जो है कि बी का वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पर 56 अंश रख देते हैं, और प्लस यहाँ पर जो है कि सी का मान निकालना, तो कोण सी यहाँ पर रख के बराबर 180 से क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे दोनों को जोड़ के। 45 और 56 को जोड़ दीजिएगा, 45 और 56 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 6 5 11 हो जाता है, 5 4 9 10 हो जाता है। यहाँ पर आपके मेरे प्यारे बच्चों 101 जो हो जाते हैं, और प्लस यहाँ पर जो कोण सी बराबर 180 अंश लिखेंगे। तो 180 अंश में से क्या करेंगे 101 अंश माइनस कर देंगे। तो 101 अंश माइनस करेंगे तो कितना अंश प्राप्त होता है, माइनस करने के बाद ये प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 माइनस क्या कर देंगे, जगह नहीं तो यहाँ पर 100 अंश माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा 10 में से एक जगह 9 हो जाएगा यहाँ पर, या फिर आपका 79 हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 79 आपका आंसर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप सॉल्यूशन करेंगे सवालों का, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कॉस ए का मान 5/13, तो tan ए का मान ज्ञात करना है। कॉस ए का मान 5/13, तो tan ए का मान ज्ञात करना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बने, ये हमारे एक चित्र बना लें, चित्र में एबीसी आपको लिख के रखना है, और एबीसी में लिख के रखने के बाद कॉस ए बराबर क्या होता है, ये आपका होता है आधार लंब बटा आधार। तो यहाँ पर देखिए लाल बटे काका वाला फॉर्मूले पे लगाए तो ए बाई के हो जाएगा, आधार बटा कौन हो जाएगा, ठीक है ना। ये आधार बटा क्या हो जाता है, कौन हो जाता है, ठीक है ना। आधार बटे कौन हो जाता है, आधार और कौन दिया तो इसमें क्या निकालना, लंब निकालना। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते ही हैं। लंब बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका कौन का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए इसका, तीसरे का मान आ जाएगा। यहाँ पर एकदम आसान विधि ये भी है। और इसके बाद जो है कि जो भी पूछ रहा है, tan पूछ रहा है, cot पूछ रहा है, जो इतना भी पूछ रहा है आप आराम से उसमें हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको निकालना है लंब, तो लंब का स्क्वायर वाला फॉर्मूला जानते ही है ना। लंब का स्क्वायर वाला फॉर्मूला डायरेक्ट आप कर सकते हैं, या तो कौन स्क्वायर इक्वल टू कौन स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर, हाँ कौन स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से फार्मूले पर भी आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ कर्ण का जो फॉर्मूला आपका लगा हुआ है, तो कर्ण का जो है कि यहाँ पर 13 दिया हुआ, 13 का स्क्वायर कर देंगे। आधार का जो है कि 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर दिया तो 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, प्लस लंब का तो मान निकालना ही निकालना है। लंब का मान जो है कि यहाँ पर दिया कि लंब का मान निकालना है, तो यहाँ पर BC रख देंगे, उसका जो नाम है वही रख देते हैं हम। यहाँ पर 13 13 169 हो जाता है, कितना हो जाता है 169 हो जाता है। इसके बाद 5 5 25 जो है कि यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस जो है कि आपका BC का स्क्वायर निकालना ही है, तो इसको BC का स्क्वायर रख देंगे। लेकिन करना क्या है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, 25 को पक्षांतर कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, 169 के बाजू में लेके आए तो 25 माइनस में हो जाता है, 25 माइनस कर देंगे। 169 में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर BC का मान निकालेंगे तो 100, यहाँ पर क्या करेंगे 169 जो दिया हुआ आपका, 169 में से क्या करेंगे 25 माइनस कर देंगे। 25 माइनस कर देते 169 में से 144 हो जाता है। BC स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 144 आपका हो जाएगा। तो 144 हो जाता है। तो करते क्या है कि 144 पूर्ण वर्ग निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 144 लिख दीजिए। और ये पूर्ण वर्ग किसका है, तो ये जानते ही है पूर्ण वर्ग किसका है, तो ये 12 का पूर्ण वर्ग होता है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 12, ठीक है ना। कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पर, BC का मान निकाले तो ये स्क्वायर से करने में कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, BC का मान यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर BC का मान जब 12 हो जाता है तो क्या करते हैं, अब यहाँ पर जो है कि आपको जो निकालना हो tan निकालना होता है, tan लिखा देंगे, अब 12 लिख देंगे। tan का मान होता है क्या, ये लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा आधार होता है। यहाँ पे A बाई ए है ना, L बाई ए है, ठीक है। तो लंब बटा आधार मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे, लंब कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा, ये आपका
आधार यहाँ 5 हो जाएगा, तो 12/5 हो, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पहला ए। ठीक है, तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों देखिए थोड़ा सा जगह भी रहता है तो इसमें भी हल करके आप लिख सकते हैं, नहीं तो पेपर आपको जो है कि पेपर जो प्रश्न पत्र मिलेगा तो प्रश्न पत्र में एक साइड बना लीजिएगा। यदि cos थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा का मान बताइए। cos थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा का मान बताइए, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो tan थीटा निकालना रहे तो क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल तरीका होता है cos थीटा इक्वल टू जो है कि आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, cos थीटा इक्वल टू यहाँ पर cos हो जाता है ना, cos थीटा इक्वल टू cos 0 इसका मान निकालना है, तो यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर क्या 0 का मान 0 हो जाता है, तो यहाँ पर 0 हो जाता है, ठीक है ना। cos थीटा बराबर क्या होता है 1 है, तो cos थीटा इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे tan थीटा का मान निकाल, तो इस तरह से नहीं निकालते तो चित्र बना कर सकते हैं। 2 tan 30 बटे क्या हो जाता है 1 प्लस tan 30 tan स्क्वायर 30 होगा, तो 2 tan 30 बटे जो है कि tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान कितना हो जाता है 1/3 होता है ना, तो 1/3 होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे 2 गुणे tan का मान 1/3 यहाँ पर रख देंगे, और बटे में यहाँ क्या करेंगे 1 प्लस जो है कि 1 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे tan है, tan स्क्वायर 30 है, तो tan स्क्वायर 30 है तो 1/3 का करके हम क्या करेंगे इसका वर्ग निकाल लेंगे, ठीक है ना। वर्ग निकालेंगे तो ये 2 कर्ण में 3 हो जाएगा, 2 कर्ण में 3 हो जाएगा, कर्ण में 3 यहाँ पर रखेंगे तो कर्ण में 3 हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, अब बटे 3 केवल हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर रहता है ना तो कर्ण खत्म हो जाती है। तो क्या करेंगे यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पर जैसे भिन्न को हम हल करते हैं, भिन्न को हल करने के अकॉर्डिंग जो है इसको करेंगे 2/3 हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर 2/3 लिखेंगे, नीचे क्या करेंगे 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है, 4/3 हो जाता है, कितना हो जाता है ये 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये एक ऊपर से रह गया 3 1 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 2 कर्ण में 3 रखेंगे यहाँ पर, अब बटे यहाँ पर करेंगे 3 1 4/3 हो जाएगा, ठीक है। 4/3 तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर सिंपल तरीके से इसको हल करेंगे, ठीक है, सिंपल तरीके से इसको क्या करेंगे हल करेंगे, ओके। अब यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे 2 कर्ण में 3, यहाँ पे 2 कर्ण में 3 गुणा कर देंगे, फिर 4/3 को 3/4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4/3 को 3/4 लिखेंगे, तो यहाँ पे 3/4 लिख दिए। अब इस तरह से यहाँ देखेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 4 कर्ण में 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर कटाना चाहेंगे तो कटा सकते हैं, 2 3 6 हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 2 दूनी का 4 हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 3/2 कर्ण में 3 हो जाएगा, 3/2 कर्ण में 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है कि आपका हल करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हर परिमीकरण कर दीजिए, तो हर परिमीकरण करेंगे तो कर्ण में 3 से कर दीजिए, इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 कर्ण में 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कर्ण में 3 है तो 2, और कर्ण में 3 कर्ण में 3 खत्म हो जाता है, तो खाली 3 हो जाता है, 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 से 3, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 कर्ण में 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, तो कहने का मतलब 3 एकम 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो कर्ण में 3/2 हो जाएगा, या आप वहीं पर छोड़ देते तब भी चलता, कोई दिक्कत नहीं इतना बड़ा करने के लिए, ठीक है। यदि सॉल्यूशन को देख लेते उसमें नहीं मिलता तो फिर आपको करना ही पड़ेगा, तो कर्ण में 3/2 आपका पहला आंसर है। होता क्या है कभी कभी हर परिमीकरण करना पड़ता है, क्योंकि हर परिमीकरण करने के बाद ही जो कुछ आंसर दिए होते हैं। 14वां यदि दिया tan अल्फा बराबर sin अल्फा है, तो अल्फा का मान ज्ञात करना, ठीक है। tan अल्फा का मान sin अल्फा के बराबर है, तो अल्फा का मान बताइए, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे ये देख लेते हैं। इस सॉल्यूशन को करना तो सिंपल, हमको तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल तरीके से इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर tan थीटा लिखेंगे, यहाँ पर tan अल्फा लिख देंगे, tan अल्फा इक्वल टू sin अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे sin थीटा बाई cos थीटा होता है, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है ना, तो यहाँ पर sin अल्फा लिख देंगे, cos अल्फा लिखेंगे, आई इक्वल टू यहाँ पर sin अल्फा इक्वल टू हम कर देंगे यहाँ पे। अब क्या होता है कि यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है, यहाँ पर cos अल्फा है भाई, यहाँ पर sin अल्फा, तो sin अल्फा से कटता है, ठीक है ना, यहाँ sin से कट जाएगा, 1/, कर देते हैं हम, तो यहाँ पर sin अल्फा और 3 गुना कर दें, sin अल्फा और sin cos अल्फा हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin अल्फा से कट जाएगा, sin अल्फा sin अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर sin अल्फा और माइनस cos अल्फा, ये लेफ्ट साइड में दोनों को ले लीजिए, तो जो लेफ्ट साइड वाला था तो sin अल्फा कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे sin अल्फा क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा cos अल्फा हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस क्या हो जाएगा cos अल्फा हो जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर sin अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos होता है, तो यहाँ पर 1 माइनस cos जो है क्या करेंगे 0, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे क्या करना पड़ेगा, sin अल्फा का मान निकालेंगे ना, तो 0 में जो है 1 माइनस cos अल्फा का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो यहाँ पर 0 आंसर हो जाता है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों इसका सोल्यूशन हो गया। 15वां क्वेश्चन को देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का एक त्रिज्यखंड का केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। आइए इस सवाल को हल कर सकते हैं, कैसे करना देखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों वही फार्मूला आपको देखो कई बार यहाँ पर बताएगा, जो फार्मूला हम लिए थे, जो इसके पहले जो फार्मूला याद करना जरूरी होता है। 15वां क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं और यहाँ पे एक चित्र छोटा सा बना लेते हैं, चित्र में हम दिखाएंगे यहाँ पर त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल वाला फार्मूला है, ठीक है ना, उसके जो है कि फार्मूले पर उसको हल करना है और हल करके दिखाना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे करना, ठीक है ना। फार्मूला कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर बनाना, तो स्ट्रक्चर बना के आप आराम से जो है कि अपने फेयर में दिखा सकते हैं, जो आप अपने आंसर शीट है, आंसर शीट में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का, क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्या क्षेत्रफल निकालना है,
त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, थीटा बटे 360 है। थीटा बटे क्या होता है, परिधि पूरा होता है ना, जिस पे बनने वाला कोण कितना अंश का होता है, 360 अंश का होता है। गुणे यहाँ पर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर दे देता है। यहाँ पर क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर देता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर रख देंगे, तो यहाँ पर पाई ये थीटा का मान जो 60 अंश है, 60 अंश रख दीजिए। अब बटे 360 अंश रख देंगे, ठीक है ना, बटे क्या रखेंगे 360 गुणे क्या करेंगे, पाई का मान यहाँ पर रखना है, तो पाई का मान तो छोड़ दीजिए, यदि नहीं है तो पाई की वैल्यू, पाई के यदि पक्ष में निकालना, देखिए पाई के पक्ष में दिया हुआ, तो पाई के पक्ष में ऑप्शन दिया, तो आपको जो है कि मूर्खता यहाँ पर करनी नहीं, थीटा का पाई का मान 22/7 रख के आप हल करें, 3.14 रख के नहीं। ये आर का मान यहाँ पर 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 6 0 से 0 कटा दे, 6 36 हो जाएगा, 1/6 हो जाता है। यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, वहाँ पर 36 भी है ना, तो 36 रख दीजिए ना यहाँ पे। यहाँ पर 6 का स्क्वायर है तो 1 6 कट जाएगा यहाँ पे, तो 1 6 से 1 6 कट जाता है, तो यहाँ पर कितना बच जाता है, 1 6 बच जाता है, तो यहाँ पर 6 पाई हो जाता है। तो आंसर आपका 6 पाई सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाता है। तो जो ऑप्शन में दिया रहेगा उस पर टिक लगा देना आपको। एक मार्क का आपका तैयारी लगभग हो चुका है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर यहाँ पे दे दिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपका 15वां लगभग क्वेश्चन आपका यहाँ पर तैयार हो चुका है। 15वां के बाद 16वां पे चलते हैं। यदि करें कि ए सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को संलग्न फलों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाला ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। करें कि दो जो है कि ए सेंटीमीटर का दो घन है, उनको मिलाकर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इस तरह का जो आंसर जो है कि 10 ए स्क्वायर जो इसको ऐसे आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर जो निम्नलिखित सारणी का माध्य कितना होगा, सारणी का माध्य निकालना मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देख लीजिए वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया है और बारंबारता दिया है, तो बारंबारता वर्ग अंतराल दिया है, तो इसको आप क्या करना, सारणी का माध्य से निकालना, तो सिंपल इसमें क्या करना पड़ेगा, ये देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका जो है कि नियम आपको जो है कि ये आपके इसमें से लास्ट वाले लेसन के पहले पीछे से जो है कि दूसरे वाला लेसन है, ठीक है ना, ठीक है, पीछे से दूसरे वाला लेसन है यहाँ पे। तो ये सांख्यिकी वाले प्रश्न है, ठीक है, सांख्यिकी वाले प्रश्न है, माध्य वाला। तो यहाँ पे 0 10 0 10 20 ये सब लिख दीजिएगा यहाँ पर माध्यमों के बारंबारता यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए। अब क्या करना है, सिंपल यहाँ पर करना, गुणा करना, ठीक है ना। मध्यमान पहले निकाले, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। 0 और 10 को जोड़ दीजिए, 0 10 को जोड़ दीजिए तो मध्यमान निकलता है। 0 10 को जोड़कर वहां पर 2 से भाग देंगे तो मध्यमान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 और 10 को जोड़ते 10 हो जाता है, 10 का 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो फिर इसमें क्या करें, 10 और 20 को जोड़ें 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों में अंतर कितना का होता है, 15 और 5 के बीच में अंतर निकालिए। 10 10 का 10 10 जोड़ते जाइए, ठीक है ना। 15 में 10 जोड़ेंगे 25 होगा, 25 में 10 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा। सिंपल तरीका होता है, मध्यमान पहला और दूसरा निकाले, दोनों को माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद जितना भी अंतर आता है उसको जोड़ते जाइए, किसमें, मध्यमान में, अगले वाली संख्या में आता जाएगा। अब यहाँ पे 5 और 4 गुणा करेंगे, 5 और 4 गुणा करके फिर क्या करेंगे यहाँ पर, तो 5 4 गुणा करें तो 20 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से करेंगे, यहाँ 5 चौको 20 हो जाएगा, 15 25 कितना हो जाएगा, 15 और 5 का गुणा कर 15 25 75 हो जाएगा, 15 25 75, यहाँ 25 चौको कितना हो जाएगा, 100 हो जाता है, 25 चौको 100 हो जाता है। 35 7 7 25 35 और 7 21 और 3 21 कितना 24 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको जो है कि 245 हो जाता है। इस प्रकार से टोटल एफ आई एक्स आई को जोड़ देते हैं, तो 5 7 5 5 10 हो जाएगा, 7 2 9 4 13 1 14 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। 7 2 9 9 यहाँ पे 9 और 4 13 हो जाता है, 13 1 और हासिल कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। फिर इसके बाद 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 2 1 3 हो जाता है, ठीक है ना। 3 में हासिल जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 440 हो जाएगा। तो ये एफ आई का मान, एफ आई और एफ आई एक्स आई का मान हो गया। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई लिख देंगे, और यहाँ पर जो कि बारंबारता जो एफ आई है तो इनको जोड़ दिया जाता है, इसको जोड़ेंगे, है ना, ठीक है। 5 4 9 4 13 13 7 कितना हो जाएगा, 13 13 7 20 हो जाता है ना। तो 13 7 20 हो जाता है, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 9 4 13 13 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाता है। यहाँ पर सिग्मा एफ का मान जो निकला है 20 निकला मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 20 निकला, तो यहाँ पे एक्स का मान का, एक्स माध्यिका का निकालना है, यहाँ पर एक्स माध्यिका या समांतर माध्य निकालना है। फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है, और इसके बाद सिग्मा एफ का मान लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हल करते हैं, ये देखते हैं यहाँ पर 440 है, 440 बटे कितना रखेंगे, यहाँ पर 440 बटे 20 रखेंगे, तो 0 से 0 कटा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाए 2 दूनी के 4 2 दूनी के 4 हो जाए 22 हो जाता है। यहाँ पर आंसर मेरे कितना हो जाता है 22। तो इस प्रकार के सॉल्व जो है, किस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान विधि से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं, इसमें आंसर देख लेंगे 22 होगा, तो 22 पर टिक कर दीजिएगा। इस तरह से लगभग आपके क्वेश्चन जो है लगभग जो तैयार हो चुका है। 18वां क्वेश्चन है, विकसित सारणी का माध्यिका वर्ग यहाँ पर निकालना, तो सेम इसी तरह का माध्यिका वर्ग निकालना होगा जिस तरह से अपने ऊपर वाला किया। तो इस तरह से जो माध्यिका वर्ग इसका निकालना, तो इस सवाल को भी देख लेते हैं कैसे इसको हल करना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, पेपर को शेयर करना भूलिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास जरूर भेजिए जिससे उनकी हेल्प मिल पाए, ठीक है ना। आइए यहाँ पर देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है। तो इस तरह से जो कि इसका भी 18 का बना लीजिएगा, वर्ग अंतराल लिख लीजिएगा, दूसरा तरफ बारंबारता लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या करिएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई लिख दीजिएगा, ठीक है ना। सिग्मा एफ आई एक्स आई लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या सोल्यूशन आ करने में आसान हो जाएगा। तो आइए इसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो सेम जो प्रॉस्पेरिटी जो सेम हमारा कैलकुलेशन था, यहाँ पर रख देंगे 4 लिख देंगे, ठीक है ना। 4 लिखने के बाद 6 को जोड़ देते हैं हम, तो 6 4 कितना हो जाता है, यहाँ पर 10 हो जाता है। ये वाली संख्या जो हमारी क्या होती है, बारंबारता वाला है ना, इसमें दूसरे तरीका से होता है। 10 और 10 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, ठीक है। 10 और 10 क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। फिर 20 को 6 में जोड़ देंगे, 26 हो जाएगा। फिर 26 को 4 जोड़ेंगे, 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना अपना देखिए, इस तरह से जोड़ के इसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, ठीक है।
तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सवालों में जो कि अलग-अलग जो कंसेप्ट है इसको याद रखिएगा। कंसेप्ट को जो है कि उसके अकॉर्डिंग जो करना पड़ता है, तो यहाँ बारंबारता को जोड़ दिया जाएगा। 6 4 10 हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, 20 6 26 4 30 यहाँ पे भी हो जा रहा है। तो यहाँ पर 30 दोनों का यहाँ पर देख लीजिए n का मान जो है 30 हो जाएगा, तो n का मान 30 हो जाता है तो n/2 का मान निकालना पड़ता है। n/2 कर लेंगे तो n/2 जो है कि वहाँ नंबर जो हमारा क्या हो जाता है, n/2वां नंबर हमारा जो इसका निकलता है, तो 30/2 हो जाता है, तो 15वां हो जाएगा। तो 15 किसके बीच में देख रहे थे, 10 और 20 के बीच में 15 की स्थिति बन रही है, बने कि नहीं बने? 10 और 20 के बीच में 15 की स्थिति बन। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना है कि जो ये 10 से 20 के बीच ना n/2 जो है 15वां स्थान है, तो 15वां किसके बीच में हो जाएगा, 10 से और 20 के बीच में ना होगा। 10 से 20 के बीच में 10 से 15 ये वर्ग अंतराल होगा, तो ये इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस पर आप ट्रिक कर देंगे, इसका आपका कंप्लीट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए कि आपका लगभग जो कि निम्नलिखित सारणी का माध्यिका का वर्ग आपने निकाल दिया, पहला उसका आंसर होगा। तब इस तरह से आपका लगभग कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर देखिए 19वां है, किसी अधिवर्ष में 53वां रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। किसी अधिवर्ष में 53वां रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, तो ये बताना है आपको। तो 53वां जो है आपको बताना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये लीप ईयर की बात कर रहा है। लीप ईयर मतलब वार्षिक साल जो है ना, वार्षिक जो साल है, यह 365 दिन का है। 365 और 366 के बीच में लगभग होगा लीप ईयर का। तो ये कारण अधिवर्ष की बात कर रहा है। तो अधिवर्ष में जैसे 366 हमारा है, तो 366 में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कि हम पूर्ण जो है कि आपको यहाँ पर देखेंगे 52 की बात कर रहा है, 52 सप्ताह की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देख लेंगे पूरे सप्ताह की संख्या कितनी जैसे होती है। तो सिंपल क्या कर लेंगे, 52 सप्ताह का यहाँ पर जब हम निकालते हैं, तो निकालने के लिए फॉर्मूला जो हमारे पास जो है कि इसका हमने ये प्रायिकता वाला जो फॉर्मूला PE इक्वल टू फिर PA/NA/NS होता है ना, होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह से उसी फॉर्मूले पर जो है कि PE इक्वल टू NA/NS पर हम करके इसको लगाएंगे, ठीक ना। अब 52 जो है कि 53 रविवार, देखिए 52 ये 53 रविवार की बात कर रहा है, वहां से 366 है, यहाँ पर 365 मान लीजिए कि 365 दिन में। तो यहाँ पर जैसे लीप ईयर पूरा हो जाता है, तो लीप ईयर में एक साल बढ़ ये एक बार क्या होता है, जब लीप ईयर हो जाता है 365 के बाद 366 हो जाता है। तो यहाँ इसलिए जो है कि यहाँ पर हम लेंगे, तो यहाँ पर जो कि 2 हो जाएगा हमारे ऊपर, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 पूर्ण संख्या मान लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद 52 सप्ताह में 2 हो जाता है, और इसके बाद जो है कि वहां पर क्या हो जाता है, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। सप्ताह 7 दिन का होता है, तो इस तरह घटना उसकी निकलने वाली रहेगी, तो घटना 7 हो जाएगा। यदि ये घटना निश्चित रूप से घटती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, जैसे किसी घटना, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे, तो यहाँ पर जो है कि ऐसी घटनाओं में जो होता है ना, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसी घटनाओं में यहाँ पर भी जो वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पर दिया है, तो वर्णनात्मक प्रश्न जो है लगभग 50 मार्क के होते हैं। तो 50 मार्क वाला क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, आइए, मतलब 50 मार्क का टोटल होंगे, 50 मार्क वाला एक क्वेश्चन नहीं होगा। तो यहाँ पर आइए, इन सबको सिद्ध करके आपको या हल करके इसको जो सोल्यूशन करके आपको बताना होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, सभी खंड को हल कीजिए। सभी खंड जो यहाँ पर दिया है उसको हल करना होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर सभी खंड को हल करना होता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो दिया है कि देख लेते पहले क्या होता है, को में इसमें दिया है कि पहला जो है पहले वाले का, तो यहाँ सिद्ध कीजिए कि 4 ऋण 3 कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये सिद्ध करना है पहला वाला कि 4 जो है ऋण 3 कर्ण में 2 अपरिमेय संख्या, उसको प्रूव करना है, हल करना है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए इसको देख लेते हैं। इसके जो कंसेप्ट जो है बहुत आसान तरीके से इसको हल करना होता है। तो अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। अपरिमेय संख्या कैसे होगा, सिद्ध कैसे करना है, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 3 करणी में 2, ठीक है ना, 4 3 करणी में 2। ये जो हमारी संख्या जो दी हुई है, तो करें कि अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा कि माना कि इसको उल्टा मान लेंगे। परिमेय है तो इसको अपरिमेय है तो परिमेय मान लेंगे। माना कि 4 3 कर्ण में 2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसके लिखते हैं, a/b से लिखते हैं। परिमेय संख्या किससे लिखते हैं, a/b से लिखते हैं। तो ये a/b आप लिख देंगे, a/b, ठीक है ना। a/b से हम परिमेय संख्या को लिखते हैं। और यहाँ पर जो है कि ये लिखेंगे कि हमारा a/b जो है क्या, हमारे पूर्णांक, ठीक है ना। a/b जैसे यहाँ पर लिखे पूर्णांक, b = 0 नहीं होना चाहिए। a/b पूर्णांक है, तो b = 0 नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। b = 0 हो जाएगा तो फिर परिमेय संख्या हम अपरिमेय संख्या प्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि b = 0 तो पूरा शून्य हो जाता है। अब यहाँ पर 4 3 कर्ण में 2 देख देंगे, बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर a/b दे देंगे, ठीक है। 4 ऋण 3 कर्ण में 2 बराबर a/b यहाँ पर लिख के दे देंगे। अब 3 माइनस कर्ण में 3 माइनस 2 है, कर्ण में 3, जैसे 3 कर्ण में 2 है, तो क्या करेंगे, 4 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। 4 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, ठीक है ना। या तो हम ऐसा काम करेंगे कि यहाँ पर जो है कि a/b को उधर लेंगे, 3 कर्ण में 2 को उधर माइनस से प्लस कर देंगे, ठीक है, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b का 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4b हो जाएगा, ठीक है ना। 4 यहाँ पर 4b हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर 4 माइनस 4b हो जाएगा, 3 गुणा कर देंगे तो ये 4b माइनस a हो जाएगा, ठीक है। 4b माइनस a हो जाएगा बराबर, ये आपका हो जाएगा 3 कर्ण में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 4b माइनस a/b बराबर 3 कर्ण में 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4b माइनस a, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ण में 2 यहाँ पर रहने देंगे और 3 का भाग दे देंगे। यहाँ पर 3 का भाग मतलब गुणांक में है ना, ये भाग में बदल जाता है। तो यहाँ पर 4b माइनस a/3 भी हो जाएगा। तो अब बस यहीं पर आपको लिखना है, अब ज्यादा कुछ बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि a और b एक क्या है, a और b एक पूर्णांक है। a और b हमारा क्या है,
एक पूर्णांक है, ठीक है ना। ये देखिए, या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4b माइनस a बटे 3b एक परिमेय संख्या है, बट यहाँ पर कर्ण में 2 परिमेय तो संख्या नहीं है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये क्या है? 4b माइनस a बटे 3b एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या है, तो क्या कर्ण में 2 परिमेय संख्या है? लिखेंगे यहाँ पे। तो कर्ण में 2 क्या है? लिखेंगे कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे लिख देंगे कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखने की बात है कि अब एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या है, तो ये कह रहा है कि परिमेय, यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या, यहाँ पे लिख देंगे परिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या का नहीं होता है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो परिमेय संख्या जब अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, तो जो हमने मान्यता शुरुआत में माना है, सब मान्यता माना कि 4 ऋण 3 कर्ण में 2 ये जो है परिमेय संख्या है, तो ये क्या करता है? ये जो एक विरोधाभास प्रकट कर रहा है, इसलिए 4 माइनस 3 कर्ण में 2 अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों इसको हमने प्रूव कर दिया है। इस तरह से आपका 2 मार्क लगभग यहाँ पर जो कंप्लीट हो चुके हैं। ये 2 मार्क का आप खुद देखेंगे। यहाँ पर 36,15 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? कह रहा है 36,15 मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पर निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। देख लेते हैं इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर ख लिखेंगे, 36 लिखेंगे, यहाँ पे 15 लिख देंगे। अब मूल बिंदु क्या होता है? 0 0 होता है। इसकी तुलना किससे करेंगे? मूल बिंदु से करेंगे। तो मूल बिंदु 0 0 होगा, यहाँ पे लिख देंगे मूल बिंदु, ठीक है ना। ये x y होगा, ये 0 और 0 हो जाएगा, x और y का मान। तो जब x और y का जो मान जो है कि 0 0 हो जाएगा, तो मूल बिंदु की दूरी जब निकालेंगे तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि वो हमारा फॉर्मूला जो होता है दूरी के फॉर्मूले के हिसाब से, दूरी का फॉर्मूला जो होता है उसके नियम से। तो d बराबर क्या होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। d बराबर क्या हो जाता है? ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि इसका मान हम निकालेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, पहला x1 और y1 है, दूसरा x2 y2 है, ठीक है ना। पहला x1 है, y1 है, दूसरा x2 y2। तो यहाँ पर हम आपको लिख देंगे, यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मिलाएंगे हम आपसे, तो यहाँ पर 36 जो है कि अब 15 जो है यहाँ पर 0 0 और 36 15 हम ले लिए हैं। इसमें पहला को जो हम क्या माने x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे, इसको x2 और y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब वैल्यू को रखना है। तो x2 की कीमत यहाँ पे क्या है? x2 का वैल्यू कितना है? यहाँ पे x2 की कीमत 36 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 36 है। और फिर इसके बाद माइनस x1 का वैल्यू कितना है? x1 की वैल्यू 0 है यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे y2 का वैल्यू कितना है? 15 है, यहाँ पे y2 की वैल्यू कितना है? 15। 15 के बाद फिर इसके बाद क्या है? यहाँ पर y1 की वैल्यू है 0। तब यहाँ पर क्या करेंगे? ये 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 एक केवल हो जाएगा, क्योंकि 36 का जो स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 36 का 2 बार गुणा करेंगे, तो 36 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1296 हो जाएगा। 15 15 जो है कि आपका 225 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। 1296 225 को जोड़ देंगे। 1296 और 225 जब जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 26 11 आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है ना। 6 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यहाँ पर 9 2 11 1 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 2 11 1 12 हो जाएगा। फिर इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा और 1 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1521 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 1521 हो रहा है। ये 39 का पूर्ण वर्ग है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिए 39 आएगा। तो इस तरह से जो है कि इसका जो है कि मूल बिंदु यदि याद करना रहेगा, मूल बिंदु से तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो माइनस एक साथ और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये जो कि आपको क्या है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो निकालना ही है, बट यहाँ पर क्या करना है कि ये 4 संबंधित 3 वाला जो 2 संबंधित 3 वाला अनुपात है ना, तो ये जो है कि आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला पर इसको हल करना पड़ेगा। गो वाले प्रश्न को देख लेते हैं। गो वाला प्रश्न कैसे हल करेंगे तो यहाँ पर देख लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हल करने का फॉर्मूला यहाँ पहले लिख लिया जाए, पहले सारी चीजें लिख लिया जाए। यहाँ पर लिखेंगे -1 7 और यहाँ पर लिखेंगे 4 और -3 लिखेंगे। और जो अनुपात होगा M1 और M2 का अनुपात होता है ना, M1 और M2 का अनुपात जो होता है यहाँ पर निकालते हैं। M1 और M2 का अनुपात जो क्या होता है 2 संबंधित 3 का है। M1 और M2 का अनुपात कितना है? 2 संबंधित 3 का है, ठीक है। तो यहाँ पर M1 और M2 का अनुपात जो 2 संबंधित 3 का, तो इसको लिख लें। फिर यहाँ पे x1 y1 कर लेंगे, इसको x2 y2 कर लेंगे। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर M1 और M2, M1 का मान 2 हो जाएगा और M2 का मान 3 हो जाएगा। तो ये मान के हम क्या करेंगे? यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। ये मान के हम इस सवाल को हल करेंगे। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? देख लेंगे सवाल को कैसे हल करना है। इसके लिए फॉर्मूला कौन सा प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसको जो क्या करेंगे आप आइए देख लेते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे, यहाँ पर जो है कि x का जब मान निकालेंगे, x का मान जब निकालते हैं, ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? M1 x2 प्लस M2 x1, ठीक है ना, बटे क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2, ये बस ये सूत्र रख के आपको हल करना। y का भी वैल्यू निकालेंगे तो M1 y
2 हो जाएगा, M1Y2 प्लस M2Y1 हो जाएगा यहाँ पर। अब बटे क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इन दोनों को क्या करना है, हल करना है। तो बस इसमें फॉर्मूले में खाली वैल्यू को रखते जाइए, सॉल्व करते जाइए। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर M का मान 2 है तो यहाँ पर 2 रख देंगे। इसके बाद X2 है तो X2 का मान यहाँ पर 4 रख देंगे, प्लस रख देंगे M2 का मान 3 है यहाँ पर तो 3 रख देंगे। इसके बाद X1 की वैल्यू जो है कि यहाँ पर 4 है तो 4 रख देंगे, ठीक है ना। X1 की वैल्यू -1 है तो -1 रख देंगे, -1, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखेंगे M1 प्लस M2 2 प्लस 3 हो जाएगा, लगभग 5 हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर -3 हो जाएगा, 3 एकम -3 हो जाएगा, ठीक है। 2 चौको 8, 3 एकम 3 हो जाता है। यहाँ पर -3 रखेंगे, बटे 2 3 5 हो जाएगा। क्या रखेंगे, 2 3 यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 हो जाएगा। तो 8 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि x का मान आपका निकल जाएगा, y का भी मान इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपको निकालना है और इसको हल करना। तो आइए देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। इसको भी हम हल कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आता है इसका। तो मेरे प्यारे बच्चों y का मान निकाल, तो y का वैल्यू केवल रखते जाना है और m की वैल्यू रखते जाना है। तो m1 क्या है आपका, m1 आपका जो है कि M1Y2 और M2Y1 हो जाएगा, बटे M1 प्लस M2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर M1 का वैल्यू जो है कि 2 रखेंगे, 2 गुणे क्या करना है, 2 गुणे आपका जो है कि Y1 का वैल्यू, Y2 का वैल्यू जो यहाँ पर रखेंगे, Y2 की वैल्यू ऊपर दी है, -3 दिया है, -3 को यहाँ पर रखेंगे, 2 - 3 ब्रैकेट में कर देना है, ये याद रखिएगा, प्लस करके M2 का मान जो है यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों Y1 का वैल्यू जो यहाँ पर दिया है, Y1 का 7 रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर नहीं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वो रखा जाता है इसमें माइनस प्लस के चिन्ह होते हैं, माइनस के उसमें रखते हैं। 2 और 3 5 हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 3 6 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर जब गुणा करेंगे 2 और -3 का तो -6 हो जाएगा, और 3 7 21 हो जाएगा, यहाँ पर 7 21 हो जाएगा। इसके बाद बटे में 5 रखेंगे, हमारे बटे में क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। 21 में से 6 निकाल देंगे, 21 में से 6 यहाँ पर निकाला जाएगा, तो 21 में से 6 कितना हो जाएगा, आपका 15 के करीब हो जाता है और ये बटे 5 हो जाता है। धनात्मक का मान ज्यादा है तो धन का चिन्ह लेंगे यहाँ पर, तो 5 3 15 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाता है। तो x और y का मान निकल गया यहाँ पे। x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेंगे, x का मान 1 हो जाएगा, उसका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हल करना रहेगा। तो ऐसे सवालों को आप इस प्रकार से हल करेंगे, उसके वैल्यूज को फाइंड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये सबसे आसान कंसेप्ट और इसी तरीके से लगने वाले भी सवाल है। तो आइए हम अगला देखते हैं। घ सिद्ध कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर, ये हमारा सिद्ध करने वाला सवाल है। सिद्ध करने वाले सवालों को हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कैसे करना है, आइए देख लेते हैं। तो 1 + tan यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 + tan यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कि 1 + tan जो यहाँ पे लिखे, तो ये sin स्क्वायर जो है कि आपका क्या करेंगे, यहाँ पर सिद्ध करना 1 + tan स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है ना, फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर a बराबर sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 की जगह पर हम क्या रखेंगे, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे sin स्क्वायर a, अब बटे यहाँ पर क्या रखेंगे, cos से रखेंगे। यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, अब यहाँ पर tan का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर tan का वैल्यू sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करना है कि हम क्या करेंगे, अपने cos स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे cos स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो sin स्क्वायर देखिए tan बनाने के लिए फॉर्मूला होता है, इसमें कर सकते हैं हम। तो sin बाई cos sin थीटा बटे cos थीटा = tan थीटा होता है। तो यहाँ पर sin स्क्वायर a और बाई cos स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, cos स्क्वायर से कट जाएगा तो 1 हो जाता है, यहाँ पर कट जाता है, तो ठीक है। यहाँ पर जो है कि ये कट जाएगा, ये दूसरे से कट जाना है क्योंकि सेम है, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर है, सिद्ध करना है ना, 1/cos स्क्वायर है, तो ये आपका 1/cos जो है 1/cos सेक हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए ऊपर वाला प्रूफ करने के लिए बोला था, तो आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 1 यहाँ पर ले लेना है, फिर इसके बाद tan स्क्वायर यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर = sec स्क्वायर a आपको सिद्ध करना है, आप सिद्ध कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं ये तरीका, या तो tan को फिर sin बाई cos में करके फिर मल्टीप्लाई करके भी जो इसके बाद जो करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो खिलौने के संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और पढ़ के फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इस तरह से अर्धगोला है, यहाँ पर अर्धगोला ऊपर की तरफ एक शंकु बना हुआ है जिसकी ऊंचाई दिया है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो इसकी दिया है 15.5 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई 15.5 दिया है, मत समझ रहे ना। ऊंचाई है जो है 15 कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 15.5 यहाँ पे रख देंगे। और फिर इसके बाद जो है खिलौने का आयतन ज्ञात करना। तो मेरे प्यारे बच्चों ऊंचाई दी हुई है, तो पहले इसका जो है क्या करना पड़ेगा, खिलौने का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। आयतन ज्ञात करना, वी ज्ञात करना है खिलौने का। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से विद्यार्थियों को समूह द्वारा मोहल्ले के 20 परिवारों पर, ठीक है ना, ये किए गए सर्वेक्षण के परिणाम विभिन्न परिवारों को सदस्य से संख्या से संबंधित आंकड़े प्राप्त हुए, ठीक है। संख्या से संबंधित क्या हुआ, यहाँ पे आंकड़े प्राप्त हुए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इस तरह से जो फॉर्मूला आपका जो है ना ऊपर वाला
तो फार्मूला में तो फार्मूले पर रख के बस हल करना है, खिलौने का आयतन वाला फार्मूला रख दीजिएगा, उस पर रख के हल कर दीजिए। दूसरा वाला सवाल देख लीजिए, परिवार का माप है, परिवार की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, बहुलक ज्ञात करना है। परिवार की संख्या और परिवार का माप, बहुलक दिया होता है, इस तरह से क्या करेंगे, परिवार का माप लिखेंगे 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11, इस तरह से लिख देंगे। परिवार की संख्या 7 8 2 2 1 जिस प्रकार से दिया हुआ यहाँ पे लिख देंगे। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से इसके पहले भी एक सवाल हल किए हैं, तो इसका सवाल का जो हल है और सोल्यूशन जो कि इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर देखिए 7 8 है, 2 2 है, 1 दिया है, तो इस तरह से इसको हल करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि ऐसे में जिसका वैल्यू बड़ा होता है वह F1 का वैल्यू होता है, जिसका वैल्यू बड़ा होता है परिवार की संख्या में जिसका बड़ा होगा F1 हो जाएगा। F1 का जस्ट जो है कि नीचे वाला भाग हो जाता है आपका F2 होता है, ठीक है ना, वो F2 होगा। इसके जस्ट जो है यहाँ पर F2 के बाद यहाँ पर जो होता है तो ये वैल्यू हम लेते हैं, और इसके जस्ट जो पहले वाला जो आपका हुआ ये F0 हो जाता है, F0 हो जाता है, क्या होता है F0। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ऐसे वाले में सवाल में जो कि सबसे ज्यादा जो बारंबारता वाली जो संख्या होती है, सबसे ज्यादा जिसका नंबर होता है उसी के बीच में का जो क्या करते हैं, परिवार के माप में भी जाते हैं, वर्ग अंतराल भी लेते हैं। क्या करते हैं, वर्ग अंतराल लेते हैं। 3 से 5 वर्ग अंतराल हो गया आपका। अब 3 से 5 ये जो है कि लोवेस्ट जो टर्म होगा, इसमें एल का जो वैल्यू होगा सबसे जो है कम आकलन वाली जो संख्या होगी 3 होगी। यहाँ पर इसके बीच का हाइट कितना, 3 और 5 के बीच का हाइट निकाल लेंगे। ऊंचाई जो होती है इसके बीच की दूरी होती है, तो 5 और 3 के बीच की दूरी 2 हो जाएगा, इस तरह से 2 लिख लेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब इसके पहले वाले तो हम निकाल दिए, वहाँ पर यहाँ पर बहुलक वाला फॉर्मूला रखेंगे। बहुलक वाला फॉर्मूला रख के इसको हल करना है। अब बहुलक वाला फॉर्मूला रख के हल कर कैसे करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। अब बहुलक इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे, एल प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, फिर F1 माइनस हो जाएगा, F0 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 F1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो है कि आपका F0 हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि F2 हो जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला और ऊंचाई h हो जाएगा। इस तरह से बहुलक का फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर करना रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर करना रहेगा, तो यहाँ पर देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है कि एल का वैल्यू 3 दिया है, 3 रख दीजिए यहाँ पर 3। F1 का वैल्यू क्या यहाँ पर है, F1 का वैल्यू हमने ऊपर लिखा है 8 है, F1 का वैल्यू क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, और माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर F0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 7 है, यहाँ पर 7 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे, और इससे बट्टे में क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर 2 गुणे क्या कर देंगे, F1 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 8 दिया है, F1 का वैल्यू 8 दिया, तो यहाँ पर 8 रख देंगे। इसके बाद माइनस क्या करेंगे, F0 का वैल्यू रखेंगे, तो F0 का वैल्यू 7 हो जाएगा, F0 का वैल्यू कितना हो जाता है 7 हो जाता है। और फिर इसके बाद F2 का मान निकालते हैं। F2 का मान मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, F2 का मान 2 है, ठीक है ना। F2 का मान यहाँ पर 2 है, 2 रख देंगे, यहाँ पर 2 रख के फिर गुणा में ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बीच की दूरी जो होती है 2 है, यहाँ पे ये रख देंगे। अब इसके बाद हल करना चालू कर देंगे, सॉल्यूशन क्या है उसको देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 + 8 में 7 जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा 7 और 2 हो जाएगा, तो -7 2 9 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा ऊंचाई का मान 2 है, यहाँ पर बराबर करके लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 ऊपर की तरफ हो जाता है, 16 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये 3 + 2/7 होता है। क्या करना है, 7 में 2 में 7 का भाग देंगे ना, तो दशमलव में तभी जोड़ सकते हैं, या तो आप यहाँ पर लघुत्तम लेके 7 के 21 7 गुणा करके भी कर सकते हैं, 1 दूनी 2 हो जाएगा, यहाँ पर 7 एकम 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है 21 2 23 हो जाएगा, 23/7 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इसको हल कर सकते हैं। तो 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देने के बाद मेरे प्यारे बच्चों 3.2 आपका यहाँ लगभग आंसर आ जाता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका हल हो गया। इसी प्रकार से सारे सवाल जो दिए हुए हैं इस प्रश्न के, इस प्रश्नावली के, आपको मेरे प्यारे बच्चों ऐसे करना है, किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, इसमें किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण का दिया है, शून्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये 3x² x - 4 का शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध जांच कीजिए, ठीक है ना। तो इस पहले तो आप पढ़े हुए हैं, इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है कि 27 और गुणनफल 182 है। तो ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, तो इस प्रकार से x + y = 27 हम कर देंगे, और गुणनफल क्या है 182 है, तो यहाँ पे xy बराबर क्या हो जाएगा 82 यहाँ पर कर देंगे, xy बराबर क्या हो जाएगा ये 182 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है कि उसमें जो है कि y का मान निकाल कर सिद्ध रख दीजिएगा, हल हो जाएगा। सिद्ध कीजिए किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो आपको ये जो है कि आपके बुक में है, ये आप हल कर लीजिएगा। हो गया है, सिद्ध कीजिए कि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उसके संगत भुजाएं क्या होती है, एक अनुपात में होती है, समानुपाती होती है, इसलिए त्रिभुज और समरूप होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे प्यारे बच्चों यहाँ पर लगभग ये प्रश्न आप घर पे कर सकते हो कि थोड़ा सा डिस्क्राइब वाला प्रश्न है ना। तो कह रहे कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को भरा दर्शा रहा था, विद्यार्थियों को माध्यिका का भार ज्ञात कीजिए, तो नीचे क्वेश्चन दिया है, नीचे क्वेश्चन दिया उसको भी सॉल्व करना है, इस तरह से जो है सारणी बना के हल करना है, ठीक है ना। चौथा जो है कि चौथ जो दिया है, इसके डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे, तो इस डिब्बे में कह रहा है कि 1 से कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इस तरह से जो है कि आपका जो सवाल भी जो है कि आपको बताया गया है, सवाल जो है कि आपको जो है कि डिस्क्राइब करके बताना है, तो इसमें लाल होगा, सफेद होगा, हरा होगा, कौन सा, इसमें सब ऑब्जेक्ट ये निकालना है, जब सबकी प्रायिकता निकालना है, लाल हरा सफेद सबकी। तीसरा, उस संख्या को सूची प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका nवां पद कितना दिया है, an = 3 + 2n दिया जाता है। इस तरह से 6 मार्क के क्वेश्चन, तो 6 मार्क के क्वेश्चन को ध्यान से देंगे। 2 अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्याओं का योग 66 है, ठीक है ना। उसके अंकों का अंतर 2 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिएगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों इसको भी हल कर लीजिएगा, 6 मार्क का है। आंधी आने से टूट जाने पर, कह रहा है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको चित्र बनाना है, चित्र बनाकर हल करना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या है, टूटा हुआ भाग जो है किस तरह से मुड़ जाता है, ऊपर से क्या हो जाएगा, टूटा हुआ भाग नीचे की जमीन की तरफ टच करेगा। तो देखिए ये भाग ऊपर है, ऊपर वाला भाग जो क्या करेगा, टूट जाएगा। तो ठीक टूटने के बाद नीचे आ गया, छूने लगता है। और जहाँ पर 30 अंश का कोण बनाता है, कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, वो 8 मीटर की दूरी पर है। उसका डिस्टेंस कितना दिया है, 8 मीटर की दूरी पर। तो मेरे प्यारे बच्चों 8 नीचे रख देंगे। इसके बाद जो है कि उसको सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर 8 रख देते हैं। और इसके बाद जो है कि फिर ऊंचाई ज्ञात करें, तो ऊंचाई h मान के फिर tan थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। tan थीटा से भी ये लग जाएगा, लेकिन हाँ साइन का ये फाइंड करने को बोला है ना, इसमें ऊंचाई जब ज्ञात करने वाला तो दूसरे तरह से होगा। ये देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, उसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, तो ऊंचाई वाला फार्मूला फिर आपको जो है त्रिकोणमिति वाले नियम से जो लगाना पड़ेगा। त्रिकोणमिति जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस का है। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक जो कि अर्धगोला अध्यारोपित है, ठीक है ना, अर्धगोला अध्यारोपित है, तो उसका अधिकतम व्यास हो सकता है। तो ये जो कि प्रकार से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किए। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से जो है कि जितने भी ये बड़े-बड़े प्रश्न हैं, उसको जो हल कर लीजिए, क्योंकि इसको हल करने में थोड़ा टाइम लंबा जाएगा और आपका शॉर्ट टाइम है। तो इस तरह से जल्दी-जल्दी जो है कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है ना। ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरिक करता है। संगत और लघु दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये भी 6 मार्क का है। इसमें से कोई जो है कि आपको अथवा करके जो ऑप्शन दिया, तो उसमें से कोई 1-2 सवाल जो करना होता है, जिस तरह से आपके ऊपर दिशा निर्देश दिया जा रहा है, उस तरह से करते हैं तो 100% आप जो इसमें से मार्क गेन करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से बहुत सारे जो है कि वीडियो जो है कि मॉडल पेपर के साथ जो है कि आपको प्रेजेंट करेंगे। इस तरह से जो है कि तब तक बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल के वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर इसके बाद मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।